दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रात के 9 बज चुके हैं और ये समय है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने कैथल में रैली कर ताऊ देवीलाल की जयंती पर एक शंखनाद किया, तो जननायक जनता पार्टी ने यानी कि जो देवीलाल के दूसरे वंशज हैं वो राजस्थान पहुँचे। बात उन रैलियों की भी करेंगे जो हरियाणा के साथ साथ देश भर में हुई, यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली की जयपुर में। बात बच्चों के लिए उस खतरे की भी करेंगे जो घर के अंदर ही है। तो इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर डालते हैं। मिशन चुनाव पर 2 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं हुई। भोपाल और जयपुर में पीएम मोदी ने मेगा रैलियां की। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी बिलासपुर में सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं ओवैसी का कहना है कि अब संसद में भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाएगा आरएसएस, बोले मोहन भागवत। समाज को जागरण करना जरूरी। अदानी के साथ दिखे शरद पवार। असम के मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल, पूछा अब चुप क्यों है कांग्रेस। एशियन गेम्स में भारत का दबदबा, भारत को पहला गोल्ड। 10 मीटर एयर राइफल्स टीम मुकाबले में गोल्ड पर भारत ने किया कब्जा। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने दी जमानत। तो चलिए अब जिक्र करते हैं उन खबरों का जो आज प्राइम टाइम का हिस्सा है। आज देश और प्रदेश के अंदर रैलियों के जरिए सियासी पार्टियों ने हुंकार भरी। हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल ने शक्ति प्रदर्शन किया। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती मनाई। तो ताऊ देवीलाल के दूसरे वारिसों यानी कि अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने जयपुर के अंदर ऐलान किया कि अब जयपुर में सरकार बनाएंगे, जयपुर में कुछ नया होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर और भोपाल के अंदर रैलियां की। तो सियासत वो चीज़ है जो किसी पार्टी की तो कभी किसी नेता को कब अर्श पर पहुंचा दे और कब फर्श पर डाल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही हरियाणा प्रदेश में हुआ। ताऊ देवीलाल की एक पार्टी लोकदल थी जिसने कभी दिल्ली और हरियाणा पर राज किया था। अगर 1987 के दौर की बात की जाए यानी कि 80 के दशक की बात की जाए तो चौधरी देवीलाल का न केवल हरियाणा बल्कि देश की सियासत पर डंका बजता था। चौधरी देवीलाल की विरासत को भले से संभाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। सरकार हरियाणा में फिर बनी और एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला भी विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करने की धुरी बने। लेकिन आज कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं कि ताऊ देवीलाल की वो बगिया कलियों कलियों में बढ़ चुकी है। और आज ताऊ देवीलाल की बगिया के 2 फूलों ने यानी कहें कि एक इंडियन नेशनल लोकदल और एक जननायक जनता पार्टी आज उन्हें अपने अपने अंदाज में याद किया। कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। तो राजस्थान के सीकर में जननायक जनता पार्टी यानी कि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने ताऊ को नमन किया और ऐलान किया कि अब राजस्थान भी उनका हो सकता है। खैर, वो पार्टी जो कभी लोकदल थी, जो इनेलो और जजपा बन चुकी है, आज सियासत के उस दौर से गुजर रही है। एक समय था, मैंने आपको बताया, कि जहां चौधरी देवीलाल शंखनाद करते थे तो वहां से एक नया रास्ता खुल जाता था। लेकिन आज खुद रास्ते की तलाश में है ताऊ देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल। एक समय था जब चौधरी साहब ने हिसार से दिल्ली तक यानी कि ताऊ देवीलाल ने हिसार से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली थी। 1985 के समय में चौधरी देवीलाल ने समस्त हरियाणा और हरियाणा संघर्ष समिति करके ऐसे ऐसे करिश्मे किए थे कि 1987 के अंदर हरियाणा में ऐसा दबाव बना था कांग्रेस पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था उस समय ताऊ देवीलाल की पार्टी का, और हरियाणा के 90 में से 85 सीटें जीती थी। और कांग्रेस को सत्ता से इस प्रकार उखाड़ फेंका था कि वो आज तक एक मिसाल बन गई। उसके बाद में ताऊ देवीलाल पूरे देश के अंदर घूमे और तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर ले आए, कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ दिया। और आज उन्हीं की पार्टी यानी कि उन्हीं की विरासत संभालने वाले उनके बेटे और उनके पोते रैलियों के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं सबको इकट्ठा करेंगे। लेकिन चौटाला का परिवार है कि वो कभी शायद अब एक ना हो। चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर जहाँ एक तरफ कैथल में अभय चौटाला ने सम्मान रैली की, उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा सभागार था, ऐलान किया गया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम दिग्गज इकट्ठे होंगे। लेकिन वो दिग्गज भी किनारा करते दिखे। हाजिरी तो हुई, लेकिन जिस
उम्मीद के साथ में, जिस जोश के साथ में अभय सिंह चौटाला लगे थे, कहीं ना कहीं झटका तो उनको भी लगा होगा। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हुंकार तो भरी गई कैथल की रैली से, फारूक अब्दुल्ला साहब ने हुंकार भी भरी, लेकिन वो जो बात बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई। वहीं हुंकार राजस्थान के सीकर में भी भरी दुष्यंत चौटाला ने, और उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब की बार बीजेपी इस चुनाव में कमाल करेगी। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल न केवल प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति में एक ऊंचा कद रखते थे। वर्ष 1985 का वो समय था जब उन्होंने हरियाणा संघर्ष समिति बनाई। 1987 में हरियाणा के अंदर एक बहुत मजबूत सरकार बनी, और उसके बाद में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में मुख्य भूमिका में चौधरी देवीलाल थे। 1989 में जनता दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। ताऊ देवीलाल को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन ताऊ देवीलाल खुद प्रधानमंत्री ना बन करके उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, खुद उप प्रधानमंत्री बने। पटरी बैठी नहीं, वीपी सिंह सत्ता से बेदखल हुए और फिर कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए और ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री हुए। वो दौर वो था कि जब चौधरी देवीलाल पूरे देश की सियासत के मुख्य धुरी हुआ करते थे। देश की सियासत में चौधरी देवीलाल के बहुत बड़े बड़े कारनामे ऐसे हुए कि जिन्हें सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। कुछ लोगों को उन्होंने सियासी ऐसी ताकत भी थी, कुछ ऐसे नेता भी थे जिनको चौधरी देवीलाल ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, चाहे वो लालू यादव थे, नीतीश कुमार थे, मुलायम सिंह यादव थे, सब चौधरी देवीलाल की देन माने जा सकते हैं। हालांकि राजनीति में वो सभी लोग पहले भी थे, लेकिन चौधरी देवीलाल का जब साथ उन्हें मिला, जब चौधरी देवीलाल का उनको सहयोग मिला, तो फिर राजनीति में बहुत बड़ा हुआ। कपड़ा मंत्री बने थे शरद पवार। नीतीश कुमार जो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय चौधरी देवीलाल कृषि मंत्री हुआ करते थे, उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और नीतीश कुमार डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। हालांकि आज इनेलो की रैली में मुख्य अतिथि नीतीश कुमार ही थे, लेकिन पहुंचे नहीं। ताऊ देवीलाल की जयंती पर जो राज्य स्तरीय रैली हुई, उस रैली पर बहुत से नेता दिखाई दिए। अगले वीडियो में आपसे उसका जिक्र भी करूंगा, लेकिन बहुत से नेता वो दिखाई भी नहीं दिए जिनकी बड़ी उम्मीद थी और जिसके लिए कहा जा रहा था कि आज हरियाणा की राजनीति में कुछ नया हो जाएगा। वो आगे नया कैसा होगा वो भी आपको कभी आगे बताएंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने उस मंच से ये ज़रूर कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक होना पड़ेगा। ममता दीदी के सांसद ने कहा कि मोदी वादा तो करता है लेकिन पूरा नहीं करता, अगर बदलाव लाना है तो सरकार बदलनी होगी। सुनैना चौटाला ने प्रदेश सरकार पर खूब हमले बोले कि ये सरकार गठबंधन की नहीं है बल्कि ठगबंधन की सरकार है। राजनीतिक भाषण तो बहुत हुए, लेकिन जो जनता को एक संदेश जाना था वो संदेश वहाँ से अग्रेषित शायद आज नहीं हो पाया। तो ये सियासत है। भले ही सियासत का नाम मौका परस्ती हो, लेकिन गिव एंड टेक की रणनीति तो हमेशा सियासत में अपनाई ही जाती है। आज एक ही परिवार के धड़े में बटे लोगों ने इन रैलियों के जरिए इस बात को साबित कर दिया। और अब बात उन रैलियों की जहां नेताओं को लग रहा था कि लोग आएंगे, वहां पहुंचेंगे उन्हें सुनने के लिए, लेकिन पहुंचे नहीं। ऐसा भी हुआ कि नेता इंतज़ार करते रहे और खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ा। बात कर रहा हूं भिवानी महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की, जिन्होंने नारनौल में शहीदी दिवस समारोह मनाया था। जनसभा हुई थी, लेकिन कोई उन्हें सुनने नहीं पहुंचे थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। कार्यकर्ता लोगों को हाथ जोड़ जोड़कर बैठने के लिए अपील कर रहे थे। मंच पर लगे पोस्टर से कांग्रेस के कई नेताओं के फोटो गायब थे, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रमुख थे। ऐसा क्यों था? जब कुछ मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो श्रुति चौधरी ने जब क्या जवाब दिया, आप इस जवाब को सुनिए। नहीं, मैं तो कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और राहुल जी के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी का है। और भाई राम सिंह जी और डॉक्टर राजेश राज ने ये पूरा उनके देख रेख में, उनके नेतृत्व में उन्होंने किया है। मैं उनको बधाई देती हूँ। उसके लिए तो हमने भी बधाई दी है कि अच्छा सफल रहा। लेकिन बाकी कांग्रेस के जो नेता है वो नदारद रहे, तस्वीरें नदारद रही। माना जाए कि गुटबाजी हरियाणा में अभी भी है, चाहे वो बैनर फोटो को लेके हो या बयानबाजी को। मेरा मैंने हमेशा जो चुनाव लड़ा है, वर्कर ने मेरा लड़ा, एक आम वर्कर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने वो चुनाव लड़ा है, और हर आंधी को हमने उस इकट्ठा हमने सामना किया है। और जो आते हैं उनका स्वागत है। मैं तो सबको, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, और जो नहीं आते वो उनकी सोच। सुरजेवाला और शैलजा की तस्वीरें देखने को मिली, बाकी नेता गायब।
क्या माना जाए? प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, वो जो माना तो सिंपल ही है ना, जो दिख रहा है वही है। तो ये श्रुति चौधरी की बात थी। अब बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की, जो शहीदी दिवस पर रेवाड़ी पहुंचे थे, जहां जिस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी को भी राव साहब ने निमंत्रण दिया था ताकि रेवाड़ी प्रस्तावित एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एम्स शिलान्यास को लेकर राव इंद्रजीत क्या बोले, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। और जो प्रक्रिया होती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके अंदर एक तो टेंडर फ्लोट किए जाते हैं। तो 10 तारीख जो अभी गई है सितंबर की, उसको टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं ठेकेदार नियुक्त करने के लिए, और 45 दिन की प्रक्रिया होती है। तो अक्टूबर के आखिर तक ये सारा मामला टेंडरबाजी का ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ नवंबर के अंदर प्रधानमंत्री आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। तो रैलियों से सियासी जनाधार तैयार किया जाता है, लेकिन इन रैलियों से जनाधार गायब रहा। अब बढ़ते हैं देश की सियासत की तरफ। 2024 के रण के लिए सियासी बिसात बिसनी पूरी तरह शुरू हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से विपक्ष के खिलाफ शब्द बाण चलाए, तो वहीं राजस्थान के जयपुर में भी पीएम मोदी जमकर गरजे। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को नेता नहीं, अर्बन नक्सल चला रहा है। वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश चलाने वाले 90 सेक्रेटरियों में से 3 ओबीसी हैं, लेकिन हम जनता की सरकार चलाते हैं, हम अडानी की सरकार नहीं चलाते। हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। जातिगत जनगणना से प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। तो ये सियासत है देश की, क्योंकि देश के अंदर एक नई सियासत चलेगी जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होंगे। तो चलिए अब एक उस खबर पर ले चलते हैं आपको, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। विश्व फेफड़ा दिवस पर एक बात सामने आई है। फेफड़ों की बीमारियों के लिए ज़्यादातर लोग घर के बाहर की आबो हवा को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन घर के अंदर मौजूद छोटे छोटे प्रदूषण फैलाने वाले तत्व फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। डॉक्टर का कहना है कि वायु प्रदूषण से ज़्यादा साइलेंट किलर घरेलू प्रदूषण है। डॉक्टर्स के मुताबिक घर के अंदर या किसी ढके हुए स्थान पर प्रदूषण तब होता है जब प्रदूषण तत्व वहाँ की आबो हवा में घुल जाते हैं, और इस प्रकार के प्रदूषण से सांस से जुड़ी बीमारियाँ और फेफड़ों का कैंसर तक भी हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक गाँव में घरेलू प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह प्रदूषण ईंधन, खाना बनाना और दूसरी रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर घरों में मच्छर भगाने की अगरबत्ती, पूजा के लिए जलाई जाने वाली धूप या अगरबत्ती और खाना बनाने के तौर तरीके इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर के मुताबिक घरों के अंदर प्रदूषण से बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया से होने वाली 45% मौतों के लिए यह घरेलू प्रदूषण जिम्मेदार है। इसके अलावा फेफड़े, हृदय और मधुमेह यानी कि शुगर से पीड़ित बुजुर्ग लोग भी इससे ज़्यादातर बीमार होते हैं। बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। इला आईएफ जनरल में छपी ईस्ट अंगुलिया यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों में यह विकास को रोक सकता है। साल 2020 में स्टेट ऑफ ग्लोबल ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के कारण 2019 में जन्म के 1 माह में लगभग 1,60,000 शिशुओं की मौत हो गई थी। तो ये आंकड़ा बहुत भयावह है और ज़रूरी है कि हम जागरूक हों और हम सावधान रहें कि हमारे घर में आखिर चल क्या रहा है। तो इस विशेष खबर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।